चलिए फ्रेंड, ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। राइट, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट हो रहा है उसे हम डिस्कस करेंगे। राइट, जो भी कंप्यूटेशन होगा वो बहुत इजी चीज है। वो सेक्शन 48 के तहत वो कंप्यूटेशन की जाएगी, जहां पे हमने क्या चेक करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आगे से मैं उसको लिखूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैंने सेल करके जितना वैल्यू रिसीव किया उससे कहेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एंड जो भी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हुआ था उससे हम क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। उससे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मान लीजिए मैंने कुछ हाउस प्रॉपर्टी सेल किया, 20 लाख में सेल किया, एंड ब्रोकरेज कमीशन मान लीजिए मैं 1% दे रहा हूं, वो तो ब्रोकर ले जाएगा 20,000 को ले जाएगा, 20,000 का ले जाएगा। देन मेरा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा योर 20 लाख माइनस 20,000, दैट इज योर 19,80,000। राइट, जितना भी मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर के टाइम पर जितना भी मेरा एक्सपेंसेस होगा उससे मैं लेस कर दूंगा। उसके बाद आ जाएगा आपका नेट कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन लेस योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस कॉस्ट ऑफ परचेज। आपने जब भी उसी एसेट को परचेज किया था आपका कितना रुपया एक्सपेंसेस हुआ था। राइट, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो नेट कंसिडरेशन से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए कोई कुछ भी एसेट को एक्वायर करने के बाद कोई एसेट का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिनोवेशन कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो उससे हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने कुछ हाउस परचेज किया था जिसका कॉस्ट था 5 लाख, जिसका रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था कितना 50,000 का रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था। एंड जब भी आपने कंस्ट्रक्शन कुछ दिनों के बाद आपने कंस्ट्रक्शन किया, अनदर फ्लोर एक कंस्ट्रक्शन किया जिसके तहत आपका 2 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया। राइट, तो नाउ आप उसी बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं 20 लाख में एंड ब्रोकरेज ले रहा है 1% कमीशन। तो हमने नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर दिया था, 19,80,000 आ रहा था। एंड मेरा जो भी परचेज करने का टाइम पे खर्चा हुआ था, दैट इज बिल्डिंग का कॉस्ट था मेरा 5 लाख, रजिस्ट्रेशन फी था हमारा 50,000, कुल मिलाकर आ गया आपका 5,50,000 माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 5.5 लाख। मेरा फुल कंसिडरेशन आया था 20 लाख, ब्रोकरेज ले गया था 20,000। ब्रोकरेज कितना ले गया था, 20,000 ले गया था। मेरा नेट कंसिडरेशन आया था 19.8। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, दैट इज योर 5.5 लाख। 5 लाख योर परचेज कॉस्ट, 50,000 योर रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। राइट, उसके बाद मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या आ जाएगा, उसी बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक फ्लोर बनाया था जिसके तहत मेरा एक्सपेंसेस हुआ था 2 लाख का। उसी 2 लाख को भी हम लेस कर देंगे। जो भी हमारा बच जाएगा दैट इज योर 15,030 lakh will be your capital gain. I hope you all are comfortable till this point. तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं उसी पॉइंट को। राइट, ये जो सेक्शन 48 आपको दे रखा है उसका एक प्रोवाइजो है। सर प्रोवाइजो का मतलब क्या है, मैंने उससे पहले ब्रेक के पहले आपको समझाया था। पहला आता है आपका सेक्शन, उसके बाद आता है आपका सब सेक्शन, उसके बाद आता है आपका क्लॉज, उसके बाद आपका आता है सब क्लॉज। राइट, और एक बात मैं आपको बता दूं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? ध्यान दीजिए, एक्ट का मतलब ये है, अगर मैं कहूं विराट कोहली, इंडिया क्रिकेट टीम का अगर मैं एग्जांपल लूं, विराट कोहली इज योर एक्ट एंड इंडियन क्रिकेट टीम इज योर लॉ। यहां से आपको अंदाजा आ चुका होगा कौन बड़ा है, एक्ट बड़ा है या लॉ बड़ा है। सर ऑब्वियसली एक्ट में विराट कोहली अकेला आ रहा है। यहां पे कितना जन आ रहे हैं? 11, इंक्लूडिंग विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी 11 प्लेयर प्ले कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर हमको ये पता चल गया लॉ बड़ा है, राइट, एंड एक्ट छोटा है। एक्ट उसके बाद जो आपका आएगा रूल आएगा, जो भी आपका अमेंडमेंट आएगा, जो भी आपका क्या आएगा नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपका क्या आएगा सर्कुलर आएगा। अगर ये सब मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे। आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट। उसके बाद मेरा पॉइंट ये है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब यह है, अगर किसी चीज को आप वहां से एक्सक्लूड करने के लिए चाह रहे हो तो वर्ड यूज हो रहा है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्ट, दैट इज योर एक्सेप्शन। प्रोवाइजो मीन्स व्हाट? दिस इज योर एक्सेप्शन, राइट। ये बात बता गया। आपका जो सेक्शन था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 का एक प्रोवाइजो था आपका प्रोवाइजो नंबर 2, राइट, जहां पे ये बात किया गया, अगर इन केस ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, राइट। राइट, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वहां से डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक हाउस परचेज किया था। कब परचेज किया था? 2001 एंड 2 को परचेज किया था। कितने रुपये के में परचेज किया था? 5 लाख में मैंने परचेज किया था। एंड प्रीवियस ईयर 1920 में मैं कितने से सेल कर रहा हूं? मान लीजिए मैं 30 लाख से 30 लाख से सेल कर रहा हूं, तो मेरा कैपिटल गेन कितने आएगा? ध्यान दीजिए, जिसका वैल्यू 2001-2 में 5 लाख था, उसी एसेट का आज का दिन में कितने वैल्यू आएगा? दैट मीन्स अगर मैं कैपिटल गेन कैलकुलेशन करूं एज पर सेक्शन 48, तो क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन दिस केस है आपका 30 लाख, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, देन नेट कंसीडरेशन आ गया 30 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कितना लूं? अगर मैं यहाँ पे 5 लाख ले रहा हूँ, अगर मैं कितना ले रहा हूँ? 5 लाख ले रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी सेल प्राइस ले रहा हूँ आज का डेट का ले रहा हूँ, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ वो 20 साल का पहला, दैट मीन्स बिफोर 18 ईयर का प्राइस ले रहा हूँ, तो कंपैरिजन ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इंडेक्सेशन है जिसके तहत उसी हाउस का आज का डेट का वैल्यू पता चल जाएगा।
ये जो इंडेक्स है ये कौन इशू कर रहा है? आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी आपका जो मोदी का गवर्नमेंट है वो इशू कर रहा है। जैसे कि जिसमें 2001 और 2002 को फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर मान लिया गया। यू आर लिसनिंग टू मी, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। जिसमें 2001 और 2 ईयर को बेस ईयर मान लिया गया, राइट, बेस ईयर मान लिया गया, एंड जिसका बेस मान लिया गया 100। एंड हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंडेक्स इशू कर रहा है। तो 19 एंड 20 प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स है आपका, आई होप 289, यस 289 है। दैट मीन्स जो भी एसेट जो अगर 2001 एंड 2002 में अगर किसी एसेट का वैल्यू 100 रुपया था, वो आज का जमाने में 2019 एंड 20 फाइनेंशियल ईयर में उसका वैल्यू कितना आ गया है? 289 आ गया है। इसका मतलब अगर 100 रुपया बन गया 289, तो मैंने जो 5 लाख में एसेट लिया था वो कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 100, राइट, 100। तो मैं अगर उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड विथ इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, मैं लिख लूं इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, राइट। ये जो आ जाएगा हम उससे कहेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये बात किया गया है, दैट इज योर प्रोवाइजो 2 सेक्शन 48 में ये बात किया गया है। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, cost of acquisition and cost of improvement should be taken with their index value. That means cost of acquisition will be replaced by index cost of acquisition, cost of improvement will be replaced by index cost of improvement, right? तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। कैपिटल एसेट अगर लॉन्ग टर्म होगा, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। ये बात लिखा गया है आपका सेकंड प्रोवाइजो 2 सेक्शन 48 में। प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट और प्रोवाइडेड फर्दर दैट, राइट, ओके। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अभी मैंने उसको डिस्कस किया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका आया, क्या आया? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड विथ इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन आया था 30 लाख का, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आ गया 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 100, जितना भी आएगा लिख लेंगे आप यहाँ। एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितना भी आएगा यहाँ, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज नील, देन इट विल बी कम्स टू योर नेट वैल्यू। मैंने कैलसी पे कैलकुलेट किया था 14,45,000 विल योर कैपिटल गेन, राइट। ध्यान दीजिए, मैं और एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे जो सेकेंड प्रोवाइजो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म देखने के लिए आपको ये वाला चार्ट को याद करना पड़ेगा, राइट, जिसमें हमने 3 कैटेगरी कवर किया था, 1 साल का कैटेगरी, 2 साल का कैटेगरी एंड 3 साल का कैटेगरी, राइट। आई होप यू आर लिसनिंग टू मी एंड क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो चलते हैं आगे।
ये बोल रहा है इफ एनी एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, मार डाला। क्या पॉइंट है देखिए, मैंने आपको बताया बेस ईयर है आपका 2001 2002, दैट इज योर 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक, राइट। मान लीजिए अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया गया है तो उसी केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने 95-96 को एक लैंड खरीदा था, 2 लाख का वैल्यू था उसी लैंड का, राइट। उसी एसेट को मैं प्रीवियस ईयर 1920 में सेल कर रहा हूं, मान लीजिए फॉर रुपीज 30 लाख। 30 लाख में मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो उसी केस में क्या हो जाएगा, उसी केस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया है, इन दैट केस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी cost of acquisition will be cost of asset, that is your purchase price, और ध्यान दीजिए फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 whichever is higher, that will be your cost of acquisition, that will be your cost of acquisition. I hope you all are getting my point. तो चलिए आगे। ओके, if any asset acquired before 1 April 2001, then cost of acquisition will be original cost and fair market value as on 1 April 2001 whichever is higher. एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई हाउस का परचेस किया था 86-87 प्रीवियस ईयर में, जिसका कॉस्ट था 5 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 को था आपका 9 लाख का। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, मैंने क्या डिस्कस किया, ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज योर कितना 5 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 whichever is higher, then your cost of acquisition will be 9 lakh. I hope you all are clear till this point and getting to me as well. Okay, उसके बाद ये आता है, मान लीजिए in case cost of improvement, in case of cost of improvement incurred before 1 April 2001, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरा इनकर्ड हो रहा है 2001 से पहले, इन सच ए केस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शुड बी इग्नोर, दैट मीन्स शुड नॉट बी कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर मेरा 2001 से पहले हो रहा है, उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम नहीं लेंगे, इंडेक्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है 2001 और 2002 के बाद, दैट इज योर आफ्टर 1 अप्रैल 2001, देन such cost of improvement will be taken at index cost of improvement. अगर कोई इंप्रूवमेंट मेरा आ रहा है 1 अप्रैल 2001 से पहले, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इग्नोर करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। चलिए, मैंने एग्जांपल आपको यहां पे और एक दे रखा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं और एक बार यहां पे आपके लिए पढ़ देता हूं। एसेट एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर 88-89 फॉर रुपीज 5 लाख, 1 फ्लोर कंस्ट्रक्टेड इन द प्रीवियस ईयर 95-96, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैंने जो एसेट खरीदा था वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट किया बाय कंस्ट्रक्टिंग ए फ्लोर।
फॉर रुपीज 2 लाख, मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया 2 लाख, बट ये वाला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब आया है, 95-96 में आ रहा है, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2001। इन दैट केस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम नहीं लेंगे, उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इग्नोर करेंगे, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 4 लाख। What will be your cost of acquisition and cost of improvement? Cost of acquisition will be your 5 लाख, ये कैसे आएगा, हायर ऑफ 5 लाख दैट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट और 4 लाख दैट इज योर फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी नील हो जाएगा आज इट इज इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल जहाँ पे ये मेंशन किया गया है, मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर एक 2001-2002 को मैंने एक हाउस परचेस किया था एंड प्रीवियस ईयर 18-19 को मैंने अपर फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया, देन मैंने प्रीवियस ईयर 19-20 को उससे क्या कर रहा हूँ, अभी सेल कर रहा हूँ, देन कैलकुलेट सीजी। ध्यान दीजिए ये वाला एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आने का बहुत चांसेस है। सीजी विल बी कैसे आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट इज योर 25 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 5 लाख का, कब हमने लिया था, 2001 में लिया था, 5 लाख मल्टीप्लाइड विद 289 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये आ जाएगा मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा उससे भी हम इंप्रूव करेंगे, उससे भी हम इंडेक्स के विथ इंडेक्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी विथ इंडेक्स लेंगे। तो आपका मन में ये आ रहा होगा सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे 1 साल या 2 साल या 3 साल को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो हम कैसे लेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ध्यान दीजिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये 1 अप्रैल 2001 से पहले आ रहा है उसे हम इग्नोर करेंगे, उसके बाद आता है एंड जो कैपिटल एसेट के ऊपर वो हुआ है, अगर वो कैपिटल एसेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा देन योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी योर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स उसके ऊपर भी आप इंडेक्स लेंगे, राइट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेंगे, ओके ओके। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था, यहां तक भी हो गया था। उसके बाद आ रहा है आपका फास्ट प्रोवाइजो, ध्यान दीजिए फास्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, यहां पे ध्यान दीजिए फास्ट प्रोवाइजो नॉन रेसिडेंट बारे में बात कर रहा है, नॉन रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिए जो भी फास्ट प्रोवाइजो है वो नॉन रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, राइट। आप कैसे याद करेंगे, सन्नी, ध्यान दीजिए सन्नी नाम ले लीजिए, सन्नी के नाम पे ये फास्ट प्रोवाइजो को आप याद कीजिए। कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए सन्नी यूएस का है जो कि क्या है, नॉन रेसिडेंट है एंड इंडिया में क्या है, एक सीए है, मान लीजिए कोई भी एक सीए है, मान लीजिए हमारा टीसीए का कोई बंदा है जो कि क्वालिफाइड सीए, राइट। ये हर साल यहाँ को घूमने के लिए आ रहा है
और अपने साथ कितना रुपया लेके आ रहा है, $1000 लेके आ रहा है, राइट। जब ये इंडिया को आया, मिस्टर सन्नी इंडिया को आया, ये एक सीए से पूछा, मान लीजिए कोई भी मिस्टर एक्स था जो एक क्वालिफाइड सीए था, सर मैं इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, मेरा पास कुछ पैसा है, मैं इन्वेस्ट करूं तो कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो मिस्टर एक्स ने एडवाइस दिया कि एक एमबी एलटीडी है, मुकेश भाई का एलटीडी एक कंपनी है जिसका शेयर का वैल्यू अभी चल रहा है एट द रेट ऑफ 20, उसी का शेयर आप ले लीजिए, वहां पे आप इन्वेस्ट कर लीजिए, राइट। एट दैट टाइम डॉलर का भाव चल रहा था $1 इज इक्वल टू ₹14 का भाव चल रहा था, तो उसके पास कितना रुपया था, 1000 का डॉलर था, तो उसे मिल गया 40,000 रुपया। एंड एक शेयर का वैल्यू था 20, तो उसने कितना शेयर परचेज कर लिया, 40,000 डिवाइडेड बाई 20, उसने क्या कर दिया, 2000 शेयर का परचेज कर लिया, 2000 शेयर का क्या कर लिया, परचेज कर लिया एट द रेट ऑफ 20 इज। आई होप यू आर विथ मी एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू मी एंड गेटिंग टू मी। वहां तक हो गया, चलिए आगे। मान लीजिए ये जो मुकेश भाई का शेयर था ये इंक्रीज हो गया 227। अभी ये सन्नी वाला क्या हो रहा है, बल्ले बल्ले सोचकर नाच रहा है, मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ गया, मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ गया, वो लेके मिठाई बांट रहा है, मैंने जो एमबी कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसका भाव बढ़ गया। और वो सीए को फोन करके भी बता लिया, आपने क्या कंपनी चूज किया, सही डायरेक्शन दिया, मैंने इन्वेस्ट किया, आज मेरा पैसा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तब उसने ए से पूछा, वो जो मिस्टर एक्स था सीए था, उससे पूछा मैं उसी शेयर को रखूं या बेच दूं। तो सीए ने ये बोला, तो आप एक काम कीजिए मिस्टर सन्नी भाई, आप उसे क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए, राइट। सन्नी भाई ने क्या कर दिया, उसी शेयर को सेल कर दिया। उसके पास 2000 शेयर था, 27 में बेच दिया, तो उससे मिल गया कितना, 54 रुपीज, 54,000 रुपीज मिल गया। तो अभी सन्नी नाच रहा था। ध्यान दीजिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए $1 का भाव कितना आ गया, ₹60 आ गया। देन हाउ मच सन्नी विल गेट इन फॉर्म ऑफ डॉलर, उसके पास 54,000 है। अगर ये एक्सचेंज बैंक के पास लेके जाएगा तो $1 का भाव चल रहा है 60 रुपीज, तो सन्नी को कितना डॉलर मिलेगा, $900 मिलेगा, $900 मिलेगा। लेकिन सन्नी ने कितने लेके आया था, $1000 लेके आया था। अभी सन्नी ने रोना शुरू कर दिया, अभी सन्नी ने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला बाजू नीचे, क्यों ना, मैं लेके आया था 1000 रुपया और मेरे को मिल रहा है सिर्फ 900 रुपीज। तो एक $100 का तो ऐसे की तैसे हो गई। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। सन्नी ने कितने रुपये से शेयर लिया था, 40,000 से शेयर लिया था। कितने रुपये से, 40,000 से। सेल करके सन्नी को कितना मिला, 54,000 मिला, राइट। तो उसका गेन कितना आ गया, दैट इज योर 54,000 माइनस 40,000, कैपिटल गेन कितना आ गया, 14,000 का कैपिटल गेन आ रहा है। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। पहले केस में ये तो उसका तो $100 का सत्यानाश हो गया, उसके बाद कैपिटल गेन हो रहा है 14,000 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है मिस्टर सन्नी भाई इधर आओ और आपने जितना भी कैपिटल गेन क्या कर रहा है, यन क्या है, उसके ऊपर हमें क्या कीजिए, टैक्स दे दीजिए। तो सन्नी ने
रो के सीए के पास गया और सीए बोला मैं क्या करूं, यहाँ पे तो आप कैपिटल गेन अर्न कर लिया, हमारा गवर्नमेंट का लॉ तो ऐसा है, प्लीज 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 क्या कीजिए, लॉ का कॉम्प्लायंस कीजिए एंड टैक्स ऑन कैपिटल गेन पे कर दीजिए। सनी ने रोते हुए किसके पास गया, मुन्नी के पास गया, मोन्नी के पास गया। मोन्नी यहाँ कौन है, हमारा एग्जाम्पल में मोन्नी है और एक दैट इज आवर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के पास गया एंड क्या हुआ, इन सच ए केस मनमोहन सिंह ने सजेस्ट किया, मोन्नी ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, CG will be calculated in foreign currency. That means तूने लाया था $1000, तेरा पास अभी है $900, दैट इज योर लॉस हो रहा है आपका कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। इन दैट केस मनमोहन सिंह ने एक अमेंडमेंट लाया जहां पे ये लिखा हुआ था, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तभी उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, इन फॉरेन करेंसी पे कैलकुलेशन होगा। जो भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा फॉरेन करेंसी में कैलकुलेशन होगा। अगर कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में पॉजिटिव आया देन दैट नॉन रेसिडेंट पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स, अदरवाइज उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई होप फास्ट प्रोवाइजो आपको याद हो गया होगा। मगर फास्ट प्रोवाइजो इतना भी आसान नहीं है। फास्ट प्रोवाइजो 3 कंडीशन है। मैं ये स्टोरी के माध्यम से कोशिश किया आप ये बात आपके सामने रखने के लिए। उसके बाद भी 3 कंडीशन है। क्या 3 कंडीशन है? पहले बात है आरसीसी क्या होना चाहिए, एनआर होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। प्रोवाइजो 1 to सेक्शन 48 के लिए आपको आरसीसी को क्या होना चाहिए, एनआर होना चाहिए। उसके बाद एसेट इंडियन कंपनी में होना चाहिए, दैट मींस इंडियन किसी भी इंडियन कंपनी का शेयर होना चाहिए और डेट होना चाहिए, इंडियन कंपनी का होना चाहिए। एंड सच एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। आपने जो भी इन्वेस्ट किया था दैट शुड बी इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, राइट। कौन से ईयर में, कौन से ईयर में ये आरसीसी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा? ध्यान दीजिए, रेसिडेंशियल स्टेटस चेंजेस टू ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। आपने रेसिडेंशियल चैप्टर पढ़ा होगा जहां पे ये बात की गई थी, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल में चेंज हो रहा है, इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस हम इन द ईयर ऑफ सेल चेक करेंगे, विल बी चेक इन द ईयर ऑफ सेल, क्योंकि एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल गेन कब इंपोज होगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर में कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स इंपोज होगा, टैक्स लेवी होगा। सो दैट इन सच ए केस रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी चेक्ड ऑन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट एंड लिसनिंग टू मी, ओके। चलिए आगे। और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, सच एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, दैट मींस परचेज के टाइम पर जो भी परचेज वाली ईयर होगा वो चेक किया जाएगा। परचेज के टाइम पर आपने फॉरेन करेंसी में परचेज किया है या नहीं किया है। अगर आपने फॉरेन करेंसी में परचेज करेंगे तभी आपको क्या मिल जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो 1 एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 48 आपको क्या मिल जाएगा, आपका कैपिटल गेन फॉरेक्स में कैलकुलेशन होगा, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट होगा, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट,
ओके, चलिए आगे। तो हाउ टू कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, और 3 स्लाइड मेरे पास अब बचा है। 3 स्लाइड को 10 से 15 मिनट लगेगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो उसके बाद हमारा ये क्लास आज का छुट्टी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जो भी हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए ये 3 स्लाइड को फटाफट कंप्लीट करते हैं। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जितना आएगा, राइट। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे आएगा, बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट आपका कैसे कैलकुलेट होगा, TTBR प्लस TTSR डिवाइडेड बाई 2, राइट। TTBR प्लस TTSR डिवाइडेड बाई 2। TTBR TTSR सर क्या है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, जिसे हम कहते हैं TTBR। टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, जिसे हम कहते हैं TTSR। ये दोनों का जो भी एवरेज आएगा उसी रेट से हम क्या करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, उसी शेयर को हमने बेचा एट द रेट ऑफ $400, राइट। जब मेरा TTBR था, मान लीजिए TTBR था $1 इज इक्वल टू TTBR था मान लीजिए 41, राइट, 4042। दैट मीन्स ये मेरा टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट था 40, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट था 42। ध्यान दीजिए, ऑलवेज TTSR विल बी मोर देन TTBR। अगर आपने SFM में फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे आपका आता है एक आस्क रेट एंड बिड रेट। वहां पे आता है एक आस्क रेट, बिड रेट, जहां पे आप ये पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, आस्क रेट ऑलवेज इज मोर देन बिड रेट। जो भी आस्क रेट आएगा वो बिड रेट से ज्यादा होगा। आस्क रेट मीन्स सेलिंग रेट, बिड रेट मीन्स बाइंग रेट, राइट। ये जो भी आस्क रेट है, सेलिंग रेट है, बाइंग रेट है, ये बैंक के प्रोस्पेक्टिव से है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, दैट इज बैंक से प्रोस्पेक्टिव से ये आस्क रेट एंड बिड रेट हम कहेंगे। लाइकवाइज हमारा यहाँ पे जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैलकुलेट होगा, दैट विल बी एवरेज रेट ऑफ बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट, राइट। एंड ये ट्रांसफर जितना होगा, ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी जितना होगा, दैट इज योर ब्रोकरेज कमीशन वगैरह वगैरह, वो भी यहाँ पे लेस हो जाएगा, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, नेट कंसीडरेशन मिल जाएगा, नेट कंसीडरेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट होगा, TTBR प्लस TTSR डिवाइडेड बाई 2। ये आपका मिल गया नेट कंसीडरेशन। उसके बाद आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगा, एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जब असेट आपने परचेस किया था उसी डेट का जितना भी जो भी एवरेज रेट था वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, जो भी आपका बैलेंस फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ये कैपिटल गेन आपका डॉलर में आ रहा होगा, क्योंकि जो भी हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ सब डॉलर में कैलकुलेट कर रहे हैं। उसे हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंडियन रुपीस को कन्वर्ट कर लेंगे।
किसमें कन्वर्ट करेंगे, टीटीआर बाइंग रेट में, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट में हम ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर में क्या करेंगे, इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करेंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट लाया गया, क्यों लाया गया, क्योंकि रुपीस ऑलवेज क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, डे बाय डे डेप्रिसिएटिंग हो रहा है, राइट। नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी तक मैं सोच रहा हूं ये नोट वाला पॉइंट को छोड़ के अभी तक मैं आपको जो समझाया हूं, आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। अगर आप समझ रहे होंगे, मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, तो आप जरूर 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 आपका जो भी कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं आपके पास अपना और अच्छे तरह से अपना जो भी कंटेंट है रख सकूं, और आई विल ट्राई इन माय बेस्ट, एट माय बेस्ट टू रीच एट यू, राइट। ओके, यहां पे सुन लीजिए, हमने अभी तक दो प्रोवाइजो कवर किया, प्रोवाइजो 2 एंड प्रोवाइजो 1। जब भी प्रोवाइजो फास्ट अप्लाई होगा, तब प्रोवाइजो 2 अप्लाई नहीं हो पाएगा। प्रोवाइजो 2 में क्या था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर नॉन रेसिडेंट दैट इज प्रोवाइजो 1 वाला अप्लाई हो गया, कैपिटल गेन फॉरेक्स में कैलकुलेट हो रहा है, इन सच ए केस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो टेक्निकली ये बात करें, जब भी प्रोवाइजो क्या होगा, फास्ट प्रोवाइजो अप्लाइड हो जाएगा टू सेक्शन 48, यहाँ पे फास्ट लिख लीजिए, तब सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज 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 थोड़ा सा गौर करना, अच्छे तरह से लर्न करना। इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट, इन सच ए केस ऑल्सो ऊपर वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स फास्ट प्रोवाइजो आया तो सेकेंड प्रोवाइजो नहीं आ पाएगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा, राइट। ओके, थर्ड प्रोवाइजो आया, ध्यान दीजिए। सर्चेज मैंने जब आपको पढ़ाया था, शायद लास्ट को क्या हो गया, मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा खराब हो गया, मैं उसका एक सेपरेट क्लासेस करके रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। सर्चर्स केस में हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था, एक चैप्टर था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी अभी हम एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर योर सेक्शन 112 कैपिटल ए, सेक्शन 111 कैपिटल ए। ये दो सेक्शन के हिसाब से आपका कोई कैपिटल गेन आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है और शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल हो सकता है। इन दैट केस मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 15%। मैं जब वीडियो लाऊंगा वहां से कवर करूंगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर 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 क्या था मेरा पॉइंट था, सरचार्ज का पॉइंट क्या था, राइट। अगर मेरा टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रहा है एंड अप टू 1 करोड़ है, तभी मेरा सरचार्ज रेट हो जाएगा 10%। अगर 1 करोड़ से मेरा टोटल इनकम ज्यादा है एंड 2 करोड़ से कम है, तभी मेरा सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। उसके बाद आपका स्लैब रेट था, अगर मेरा इनकम 2 लाख से एक्सीड हो रहा है एंड अप टू 2 करोड़ से एक्सीड हो रहा है एंड अप टू 5 करोड़ है, देन सरचार्ज का रेट आ जाएगा आपका 25%। अगर मेरा टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, इन दैट केस सरचार्ज विल बी योर 37%। मगर ध्यान दीजिए,
112 कैपिटल ए एंड 11A कैपिटल ए में जो भी आपका कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर मैक्सिमम आपका सरचार्ज कितना परसेंट आएगा, 15% आएगा, राइट। इफ सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाइड देन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो नहीं लगेगा जब हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, राइट, जब हम डिस्कस करेंगे 112 अगर वहां पे मेरा कैपिटल गेन आ रहा है देन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो नहीं लगेगा। दैट मीन्स मेरा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 112 के हिसाब से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा किसके ऊपर आएगा, आइदर ये इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी है, अगर वहां से मेरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है सेक्शन 112 कैपिटल ए से, तब प्रोविजो 1 एंड प्रोविजो 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। उसके बाद आता है आपका फोर्थ प्रोविजो। अगर जो भी डिबेंचर है एंड बॉन्ड है उसी केस में क्या नहीं होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट इज सेकेंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, सेकेंड प्रोविजो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। फटाफट याद कीजिए ये दो वाला पॉइंट। अगर सेक्शन 112 कैपिटल ए में आपका कुछ भी क्या आ रहा है, सेक्शन 112 कैपिटल ए में आपका कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, दैट इज इक्विटी शेयर से और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तब आपका क्या नहीं अप्लाई होगा, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो नहीं अप्लाई होगा। दैट इज सेकंड प्रोविजो था इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फर्स्ट प्रोविजो था कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड एट फॉरेक्स इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये दो वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ वाला केस में ये बता रहा है आपको डिबेंचर एंड बॉन्ड में क्या अप्लाई, सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। क्योंकि आज डेट एंड बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज होगा, बट डिबेंचर का वैल्यू, डेट का वैल्यू कभी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंपल्सरी रेट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपका कुछ प्रॉफिट हो ना हो उन लोगों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसीलिए उनके ऊपर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, नहीं दी जाएगी, राइट। उसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब फोर्थ प्रोविजो में ये पॉइंट डाला गया, डेट और डिबेंचर के केस में प्रोविजो 2 नहीं लगेगा। एक्सेप्शन है मतलब ये दो केस में एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट इज इंडेक्सेशन का बेनिफिट दी जाएगी, दैट इज योर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई। मैं उसके ऊपर कुछ लिखा हूं, पढ़ लूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, पढ़ लूंगा। ये दो वाला पॉइंट होगा, अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई, ये दोनों केस में आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, ध्यान दीजिए, रीजन बिंग ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्यों इशू किया, ध्यान दीजिए, उसके ऊपर कुछ कहानी है, थोड़ा स्टोरी मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ना। मैं स्टाइल मारने के लिए यहाँ आपके पास डाल दिया है, राइट। क्योंकि इंडिया में गोल्ड का बहुत ज्यादा डिमांड है, इंडिया में गोल्ड का बहुत ज्यादा डिमांड है,
टू मीट देयर सोशल ओब्लिगेशन, ये बॉन्ड को गोल्ड को क्या करते हैं, परचेज करते हैं और गोल्ड को होल्ड करते हैं। जब भी कोई क्या आता है, फंक्शन आता है और कोई मैच्योरिटी आता है, वो क्या करते हैं, गोल्ड को बेच देते हैं। बेच देने से जो भी अमाउंट आता है वहां से वो क्या कर लेते हैं, जो भी उनका सोशल और फैमिलियर ओब्लिगेटरी है उसे वो फुलफिल कर लेते हैं। इंडिया इज द इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, दैट मीन्स इंडिया बाहर से गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए हम गोल्ड इंपोर्ट करते गए तो क्या होगा, हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो फॉरेक्स का अमाउंट डे बाय डे गिरता जाएगा। सो हमारा रुपीस का वैल्यू क्या हो जाएगा, और गिर जाएगा। इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ये सुलाया, आप गोल्ड मत खरीदो, जो भी गोल्ड का वैल्यू है आज का डेट में, गोल्ड का जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू के ऊपर मैं आपको एक बॉन्ड इशू कर दूंगा। मान लीजिए आज का डेट में गोल्ड का वैल्यू है पर ग्राम 3753, जो हाइपोथेटिकली एग्जांपल में ले रहा हूं। मान लीजिए 3750 4000, मान लीजिए 4000 आज का डेट में वैल्यू है पर 1 ग्राम का, राइट। मान लीजिए कोई ये सोच रहा है वो गोल्ड वो क्या करे 100 ग्राम का गोल्ड वो परचेज करे, राइट। तो 100 ग्राम गोल्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटू 40, दैट मीन्स योर 4 लाख का वैल्यू आ जाएगा। जी हाँ, 4 लाख का वैल्यू आ जाएगा। प्लीज चेक करना कैलकुलेटर में, 4000 into 100 ग्राम, that will be comes to your 4,00,000, राइट। मान लीजिए अगर कोई पर्सन का ये इंटरेस्ट था, उसका घर में कोई बेटा हुआ, वो गोल्ड को परचेज करना चाह रहा है, एंड जब उनका बेटा मैरिज करेगा तब वो गोल्ड को बेच देंगे एंड मैरिज पार्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर उन लोगों का ये इरादा है तो आरबीआई ऐसे ही करेगा। जब भी वो बेटा पैदा हुआ, वो जितना भी वो चाहेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, आरबीआई गोल्ड बॉन्ड इशू कर देगा, राइट। एंड जब भी वो उसी गोल्ड को इशू वो गोल्ड बॉन्ड को सेल करने के लिए चाहेंगे, उसी डेट पे जो वैल्यू होगा उसी पर आरबीआई रिडीम करेगा गोल्ड बॉन्ड को, राइट। गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई क्या करेगा, रिडीम कर देगा, राइट। यहाँ पे मैंने कहानी यहाँ पे लिखा है, आपको अच्छा लगेगा तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। मैं स्टाइल मारने के लिए, मैं और एक बार बता रहा हूँ, मैं स्टाइल मारने के लिए यहाँ पे ये बात लिखा हूँ और कुछ नहीं है, राइट। तो ये सब प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, गोल्ड इशू किया। ये केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, दैट मीन्स कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। उसी केस में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, दैट इज एज पर योर प्रोविजो 4 to सेक्शन 48। सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। हम जब सेक्शन 7 पढ़ेंगे वहां पे बिल्कुल डिस्कस करूंगा, सेक्शन 47 का कुछ हल्का फुल्का पॉइंट आया था, तो मैंने यहाँ पे उसे इनकॉर्पोरेट करने के कोशिश किया है। जहाँ पे सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इन केस ऑफ सोवरेन बॉन्ड, अगर आरसीसी इंडिविजुअल होगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट, तब कैपिटल गेन एग्जेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ सोवरेन बॉन्ड अगर आरसीसी इंडिविजुअल के ऊपर
कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आज इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, क्योंकि सोवरजिन बॉन्ड को अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, जिसके तहत उसके ऊपर जो भी गेन आएगा कैपिटल गेन नहीं इंपोज की जाएगी, राइट। मान लीजिए जो भी आपका एग्जेम्पशन वाला प्रोविजन है सेक्शन 54 सबसेक्शन 54B में, मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी पे, रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी, एक मिनट देखना, हाँ ये है सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल होल्ड का है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल होल्ड कर रखा है, इंडिविजुअल है, रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी हो रहा है, देन नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47। मैच्योरिटी पे जो रिडम्पशन होगा उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन नहीं कैलकुलेट होगा। अगर ये बंदा क्या कर रहा है, इंडिविजुअल बिफोर मैच्योरिटी सेल कर रहा है, बिफोर मैच्योरिटी ये जो सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड है उसे क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा एंड इंडेक्स ऑल्सो एप्लीकेबल, एंड इंडेक्स ऑल्सो एप्लीकेबल। अदर जो भी एसेसी रोग होंगे, अदर जो भी एसेसी लोग होंगे वो अगर वो रिडम्पशन चाहे मैच्योरिटी पे करे और सेल करे बिफोर मैच्योरिटी तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडेक्स बेनिफिट विल बी आल्सो एप्लीकेबल। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। फटाफट ये दो बॉन्ड था जिस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिल रहा है, एक था आपका कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और आपका था सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आई, राइट। और तीन चार लाइन बचा है, चलिए। सेवेंथ प्रोवाइजो, सर फिफ्थ एंड सिक्स कहाँ गया, मैंने बोला ना उसे कवर भी करेंगे बाद में, आज ये वाला जो थोड़ा छोटा है उससे निपटा लेते हैं। जो भी सेवेंथ प्रोवाइजो है टू सेक्शन 48, अगर वहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड हो रहा है, ध्यान दीजिए STT, अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड हो रहा है देन नॉट अलाउड, नॉट टू बी कंसीडर, नॉट टू बी कंसीडर इन केस ऑफ कैपिटल गेन। उसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने जब भी कोई शेयर परचेज कर रहा हूं, मान लीजिए किसी शेयर का मैं क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, उसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने शेयर का भाव था 10,000 रुपया, मैंने 1% यानी 100 रुपया क्या दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, तो ये वाला जो 100 रुपया है वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जब क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। लाइकवाइज मान लीजिए मैं कोई शेयर सेल कर रहा हूं, मान लीजिए एक शेयर सेल कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 2% क्या दे रहा हूं, ब्रोकरेज दे रहा हूं, सॉरी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहा हूं, STT दे रहा हूं 2% के हिसाब से, यहाँ पे STT दे दिया कितना 2000, यानी मेरा नेट कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, 1 लाख सॉरी 98,000 होना चाहिए, 98 चाहिए, so consider नहीं पे, that means if security transaction paid not allowed at the time of capital gain, अगर परचेज टाइम पे हो रखा है would not be part of cost of acquisition, अगर ये सेल टाइम पे हो रखा है will not be part of your
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर का एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा। दैट इज, मान लीजिए आपका 20 लाख का कोई शेयर आपने बेचा, जहां पे आपने मान लीजिए कोई एसटीटी पे किया 2% से जितना भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस ब्रोकर एसटीटी का मीन ले लिया जाएगा, आपका नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 लाख। एंड मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया जहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेमेंट कर रखा है, वहां पे भी एसटीटी को आप नहीं कंसिडर करेंगे। ओके तो चलिए लास्ट में मैं फटाफट ये वाला प्रोवाइजरी, ये जो सेक्शन 140 हमने आज डिस्कस किया, ये वाला किया था कंप्यूटेशन ऑफ, हमने ये किया कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल, हमने ये डिस्कस किया कैसे कैलकुलेट होता है। पहले आएगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जो हमारा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होगा उससे हमने लेस कर देंगे, बाकी आ जाएगा नेट कंसीडरेशन, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा उससे हम लेस कर देंगे, कैपिटल गेन हमारा राइट। उसका क्या था 2 का, जहां ये अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा, अगर क्या होगा टर्म कैपिटल एसेट होगा, तब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कोई किसी एसेट का एक्वायर्ड हो रहा है 1 अप्रैल 2001 से पहले, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 हुई चली जाए। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपका इनकर्ड हो रहा है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इग्नोर कर। उसके बाद आ रहा था भाई जो हमने एग्जाम्पल दिया था, सोनी का एग्जाम्पल दिया था, सोनी मोनी का एग्जाम दिया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था अगर कोई अगर कोई नॉन रेसिडेंशियल इंडिया में शेयर या परचेस कर रहा है या अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी कैपिटल गेन आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा फॉरेन करेंसी में, उसके बाद इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा था आपका प्रोवाइजो 4, प्रोवाइजो 3 आपको ये बताया जो भी 112 कैपिटल में जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, उसके ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा, राइट। ये वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये किसी केस में है, कौन सी केस में है, इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड केस में ये सेक्शन 112 कवर किया है, राइट। 4th प्रोविजन में हमने पढ़ा डिबेंचर केस में, बॉन्ड के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 2 एक्सेप्शन था, अगर कोई कैपिटल इशूड बॉन्ड है, राइट आप लोग सही सुन रहे हैं, कैपिटल इशूड बॉन्ड है, सॉरी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, उसी केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अगर सेक्शन 46 का पॉइंट थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का डिस्कशन किया था, अगर कोई सोवरेन गोल्ड से सोवरेन गोल्ड का मैच्योरिटी में क्या होता है, अगर ये रिडीम होता है तो उसे ट्रांसफर नहीं ट्रीटेड होगा। अकॉर्डिंगली अगर कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है मैच्योरिटी पे, तो ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन नहीं होगा, तो टैक्स नहीं इंपोज की जाए। अगर ये मैच्योरिटी हो
हो रहा है इंडिविजुअल के द्वारा, अभी क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन एप्लीकेबल, इंडेक्स विल बी एप्लीकेबल। अदर एसोसिएट होगा, चाहे ये मैच्योरिटी पे रिडक्शन करे या बिफोर मैच्योरिटी सेल करे, उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, इंडेक्स बेनिफिट एसजी विल बी एप्लीकेबल एंड इंडेक्स बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल। 7 प्राइस जो देखा, अगर पे कर रखा है, पे कर तो क्या नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ परचेज भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ होता है। यू गेटिंग ये क्लास होगा तो जरूर बताएंगे। जो भी आप हैं के साथ शेयर कीजिए एंड से उनका जो बाय दिस लोग सकते हैं, हम उसी स्टोरी को राइट आज इतना ही, फिर मिलेंगे कमिंग क्लासेस में, तब तक गुड बाय, गुड नाइट।